Assalamu alaikum everybody. I'm Samia Zahid, a first year medico at King Edward Medical University, Lahore. I'm an active member of Team Steth. I'm a fresher. I gave my MCAT back in 2021 and I secured 181 marks out of 210. FSC में I scored 1096 और metric में मेरे marks 1078 हैं. In this video, I'll be talking about the details of the entrance test to Agha Khan University with my very own batchmate in a Zoom session. As we all know, Agha Khan University is Pakistan's most renowned medical university. यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत से लोगों का ख्वाब होता है. यहाँ पर एडमिशन लेने से ना सिर्फ आपको बेस्ट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उसके अलावा आपकी पर्सनालिटी भी पॉलिश की जाती है. So without wasting any time, let's further jump into the video. Assalamu alaikum everybody. Today I have with me Muhammad Azan Khan, a first year medico at King Edward Medical University, Lahore. Azan, would you please introduce yourself? My name is Muhammad Azan Khan. I did my O levels from HSN. मेरे उसमें 9 stars हैं. मैंने FPC की GCU से, उसमें मेरे मार्क्स हैं 1092 out of 1100 और मेरा MCAT में स्कोर है 189 out of 210. मैंने अभी इस साल पिछले साल KE में और AQ में एडमिशन सिक्योर किया और इस वीडियो में हम लोग AQ की सारे प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे. All right. Mashallah, Azan is a very enthusiastic learner. Now we're going to ask him a couple of questions and we'll see how it goes. Azan, let me know when you're ready for that. All right, Azan, the first question for you. Would you please tell some details about the written test of Agha Khan University? Yes, तो सबसे पहले हम written test के पैटर्न को देखते हैं. तो उसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं. मेजर 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक बेसिक साइंसेस का, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, और इन तीनों के 20 एमसीक्यूज होते हैं. तो टोटल 60 एमसीक्यूज होते हैं. और दूसरा क्वेश्चन होता है रीजनिंग का. उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक मैथमेटिकल रीजनिंग और एक साइंटिफिक रीजनिंग. ये भी 20 के होते हैं. तो 40 ये और वो 60, तो 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है क्यू का. और इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास टाइम होता है बस का, यानी इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, तो आपके जो साइंटिफिक वाला क्वेश्चन होता है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है. हमारे अगर आपने एक एमसीक्यू किया है तो आपको उसका एक मार्क पूरा मिलेगा. लेकिन अगर आपका एक एमसीक्यू आपने अटेम्प्ट किया है और वो आपने गलत अटेम्प्ट किया है तो उसके 0.25 मार्क्स कटेंगे. यानी अगर आपके 4 एमसीक्यूज आपने गलत अटेम्प्ट किए हैं तो आपका एक एमसीक्यू गलत काउंट हो जाएगा. मेरी एडवाइस है कि अगर आप एक ऐसे क्वेश्चन के आप देखते हैं अपने एग्जाम के अंदर जो आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल नहीं आता, आपका आइडिया नहीं है, तो उस वक्त लगाने से बेहतर है कि आप एमसीक्यू ना करें. लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस के दरमियान कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको इनमें से कोई एक हो सकती है, इन 2 ऑप्शन आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया और उन्हीं में से एक कोई है, तो वहां पे लगा देना. इसके अंदर काफी ज्यादा मार्जिन आपके पास. 4 अगर आप गलत होते हैं तो आपका एक एमसीक्यू गलत हो रहा है, एक एमसीक्यू के और मार्क कट रहा है. तो अगर आपको 2 एमसीक्यूज के अंदर डाउट है तो फिर आप बुक कर लें. नेगेटिव की वजह से अगर किसी क्वेश्चन का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो अगर आप इसका तुक्का लगा देंगे तो डे आपको फायदा बिल्कुल नहीं देगा और आपके जो सही वाले क्वेश्चन दिए हैं उन पे भी वो फर्क आएगा आपके. So Azan, another question for you. इस एग्जाम के लिए बेसिकली अच्छी तरह प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है? Yes, तो जो हमारा पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चंस, क्योंकि अक्सर इसके अंदर एमसीक्यूज आते हैं तो बहुत डीप एमसीक्यूज होते हैं, हमें उसको आइडिया नहीं हो रहा होता. तो बायोलॉजी वो सारी अगर आप फेडरल से करते हैं तो आपको ज्यादा मसला नहीं होगा एग्जाम में. आपको चैप्टर स्पेयरिंग की वजह से नहीं छोड़े हुए थे और आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो बाद में आपको मसला नहीं होगा अगर आपने फेडरल से तैयारी की है. तो केमिस्ट्री और कंपैरेटिवली इजी होते हैं. तो अगर एग्जाम के अंदर जब आप एग्जाम करते हैं तो आपको सबसे पहले अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि वो जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका एक एग्जाम का अच्छा खासा क्वेश्चन अच्छी तरह हो गया कवर, और उसके बाद आप बायो पे आएंगे तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा, आप कर लोगे उस वक्त मैनेज. लेकिन आप अगर एग्जाम में डायरेक्ट सीधे बायो पे करते हैं और वहाँ पे आप मुश्किल एमसीक्यूज देखते हैं, तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था कि मैं बहुत पैनिक कर गया था क्योंकि काफी एमसीक्यूज नहीं हो रहे थे और वो फिर मसला करते हैं. आपको बाकी एग्जाम में अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है और आपका करना है और आपको सबसे और उसके बाद रीजनिंग करनी है. और रीजनिंग के लिए भी आप अपना घड़ी पे आप टाइम देखते रहे. ऐसा ना आपने एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया जब आपके बाकी क्वेश्चन पे टाइम खा जाए. तो हर इंसान के मतलब मुख्तलिफ टाइम लगता है एमसीक्यूज करते हुए. तो बहुत अजीब सी बात है कि आपने इस एमसीक्यू मतलब ये क्वेश्चन इतने टाइम में करने वो इतने टाइम में करना है. तो वो तो आपकी जितनी स्पीड लगती है क्वेश्चन पे आप उस क्वेश्चन पे उतना टाइम दें उस क्वेश्चन को. लेकिन आप साथ साथ देखते रहें कि आपके बाकी क्वेश्चन के लिए भी टाइम बच रहा है और एग्जाम में बैठ के मतलब आपकी एग्जाम में अपनी क्लॉक पे बहुत अच्छी तरह अगर आपकी
रहेगी और नजर अपने टाइम को देखते रहेंगे आप प्रॉपर्ली, तो फिर ही आपका एग्जाम टाइम में होगा। इस साल जो हमारा AQ का एग्जाम हुआ था उसमें काफी बच्चों का को टाइम मैनेज करने में बहुत मसला हुआ था, और उनका काफी MCQs रह गए थे। रीजनिंग मार्क्स बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स होते हैं, और वो उनके एग्जाम टाइम पे ना करने की वजह से काफी क्वेश्चन रह गया था, और काफी इतने लायक बच्चों का भी एडमिशन AQ में रिटन टेस्ट से पास नहीं किया था। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम देखते हैं साथ साथ। टेस्ट में जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, हाउ डिफिकल्ट इट इज, मतलब हाउ आर यू सपोज टू डील विद दैट, इज इट हार्ड या इज इट इजी? यस, द रीजनिंग के अंदर भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, एक साइंटिफिक रीजनिंग होता है। तो साइंटिफिक रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है वो आपके तकरीबन सारे के साइंसेस का जो एक मिक्सचर सा होता है, और उसको एक आसान लेवल पे उसके MCQs होते हैं। मतलब साइंसेस के सिलेबस में से MCQs होते हैं, उसी का सारा मिक्सअप होता है जो हमारे बायोकेमिस्ट्री के MCQs होते हैं, लेकिन उससे थोड़े आसान होते हैं। तो वो क्वेश्चन भी आपके आराम से हो जाता है। और जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसकी तैयारी के लिए, अगर आपके ओ लेवल्स की में ओ लेवल्स किया था, तो अगर आपके उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप वो मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। या आपके अगर, लेकिन हमारी FSC में प्री मेडिकल के बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती मैथ्स की, तो इसके लिए बेहतर है कि वो अपनी मैथमेटिक्स की बुक से क्वेश्चन कर लें, या आजकल भी जो आपके सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे अलजेब्रा, फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस, परम्यूटेशंस, इन चीज़ों को देख ले तो आपका मैथ्स का मसला नहीं होगा। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं। इसके लिए इन दोनों रीजनिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट यही है कि आप लोग अपने AQ के जो पुराने पास्ट पेपर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। उन पास्ट पेपर्स के अंदर जब आप रीजनिंग वाला आइडिया भी जो एग्जाम टाइम पे पैनिक भी नहीं करेंगे, आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे रीजनिंग वाले पार्ट को। या ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है एग्जाम में जो टाइम होता है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए वो कम होता है, और जो एमसीक्यूज होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं। तो आपने अपने टेस्ट के दौरान अपनी एंजाइटी कैसे मैनेज की थी, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग स्टूडेंट्स? yes, तो एंजाइटी मैनेज करने का बेस्ट तरीका है कि आप मतलब अपने एग्जाम के अंदर पैनिक ना करें। बिल्कुल आप MCQs देखें जो आपसे MCQ नहीं हो रहा, बिल्कुल आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपने MCQs पढ़ ली है, उसके ऑप्शंस पढ़ लिए, तो आप एक क्वेश्चन के MCQs जो आसान है, जो फौरन आपसे होते हैं देखने के बाद, वो करने के बाद जो मुश्किल वाले MCQs हैं वो उस क्वेश्चन के एंड में करें। फॉर एग्जाम्पल बायो का क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो जब आपने बायो का क्वेश्चन पूरा कर लिया उसके बाद आप उसके मुश्किल वाले पार्ट पे जाएं और देखें वो आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता। और अगर फिर भी नहीं होता, दूसरी बार देखने के बाद भी फिर आप अगले क्वेश्चन जाएं, और एग्जाम के जो आखिरी कुछ मिनट होते हैं उसके अंदर अगर आपको लगा कि दो ऑप्शंस के अंदर में से एक ऑप्शन हो सकती है तो करें, वरना नेगेटिव मार्किंग की वजह से बेहतर है कि जो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते उन्हें छोड़ दें। तो और एंजाइटी मैनेज करने का अच्छा तरीका ये है कि आप फुल फोकस अपने एग्जाम पे करें, आसपास वाले बच्चों को ना देखें, क्योंकि हर कोई बच्चा बहुत बिजी होता है अपने एग्जाम में। हम बैठे हुए परसीव कर रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा एग्जाम कर रहा है और हमसे ही मसला हो रहा है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल से सब बाहर निकलते हैं तो सबका ही काफी क्वेश्चन रह चुका होता है। मेरे साथ तो ये होता था कि मतलब मुझे लग रहा होता था कि सबको बहुत अच्छा हो रहा है, मैं खराब कर रहा हूँ, बाहर निकल होता था तो मेरे मैक्सिमम MCQ भी सही होते थे बाकियों से। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, बस अपना पेपर करना चाहिए, अपने MCQ देखने चाहिए, और वो बहुत इसी में फोकस करना चाहिए। अच्छा, सो अजान, नाउ यू प्लीज टेल अस, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका FSC वाला बैकग्राउंड है वर्सेस एक ऐसा स्टूडेंट जिसका O लेवल्स और A लेवल्स वाला बैकग्राउंड है, दोनों के लिए हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्लियर दिस? FSC और A लेवल्स वाले बच्चे दोनों के लिए जो AQ का टेस्ट है वो इक्वली मुश्किल है, लेकिन जो FSC वाला बच्चा है उसका सेम है, और जो A लेवल वाला बच्चा है उसके जिस पैटर्न में उसने एग्जाम्स दिए हैं पहले, उस MCQ वाले पैटर्न पे एग्जाम आते हैं। यानी AQ वाले एग्जाम का सिलेबस जो होता है वो सारा FSC वाला होता है, और इसके अंदर जो आप पैटर्न होता है क्वेश्चंस का वो उसी तरह के कंसेप्चुअल MCQs आते हैं जिस तरह के OA लेवल वाले बच्चों को आते हैं। तो दोनों के लिए मुश्किल है इस एग्जाम को टैकल करना, FSC वालों के लिए क्योंकि पैटर्न की वजह से, और A लेवल्स वालों के सिलेबस की वजह से। FSC वालों को कुछ एडिशनल टॉपिक्स करने पड़ते हैं, जैसे नहीं A लेवल्स वालों को एडिशनल टॉपिक करने पड़ते हैं, जैसे उन्हें किंगडम्स नहीं उन्होंने बायो में किए होते हैं, उन्होंने लाइट वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े, उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती है, हमारे वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे वाले टॉपिक्स हैं, तो इस तरह वो कवर करने होते हैं A लेवल वाले बच्चे को AQ के टेस्ट के लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो बहुत हेल्प करती हैं आपको AQ के NTU की प्रोसेस के दौरान, क्योंकि AQ वाले आपकी को करिकुलर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आपके एकेडमिक से। AQ के अंदर जब आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको एक AQ वाले ईमेल करते हैं एक स्टेज 2 फॉर्म को, इसके अंदर आपको अपने सारे एकेडमिक अचीवमेंट्स, अपनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कॉलम्स बने होते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, आपकी किसी NGO में काम किया आपने, कोई कम्युनिटी सर्विस किया आपने, तो वो सब आपको बताना होता है AQ वाले को। कॉम्पिटिशन में कोई डिबेटिंग है, कोई आपकी स्केल है, पेंटिंग
है, कोई कुकिंग हॉबी, आप कुछ भी अपने सारे जो को करिकुलर्स होते हैं आपके वो आप उसमें डॉट डाउन करते हैं और ये बहुत अच्छा, नाउ यू प्लीज टेल मी के जो टेस्ट का एनवायरनमेंट था वो कैसा था, और उसको कंपेयर करें लास्ट ईयर आपने एमकैट दिया है उसके टेस्ट एनवायरनमेंट के साथ। डिड यू फील एनी डिफरेंस? AQ का टेस्ट एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और एमकैट वाला भी मुझे सही लगा। बस एमकैट वाले के अंदर डिफरेंस ये था कि उसमें हम लोग टैबलेट पे एग्जाम दे रहे थे, AQ में रिटन एग्जाम दे रहे थे, तो टैबलेट वाले इश्यूज बच्चों को आ रहे थे एमकैट के दौरान ऑनलाइन एग्जाम्स की वजह से। लेकिन हमारे AQ वाले में AQ के अंदर मसला ये था, AQ में बहुत रश होता है, एक सिटी में एक सेंटर बनता है और एक डेट पे एग्जाम होता है, तो बच्चों की बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं वो, और बहुत मुश्किल से आप बहुत लेट अपने एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं लाइंस में लग लग के, तो वो थोड़ा सा आपको और एंजाइटी वगैरह हो जाती है, बच्चे कर रहे होते हैं लाइंस वगैरह के अंदर खड़े हुए, वो एक मसला है। लेकिन एक दोनों के अंदर इन्विजिलेटर्स बहुत कोऑपरेटिव थे। ऑलराइट, सो ईजान, नाउ टेल अस कि अगर एक स्टूडेंट है और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है कि उसने AKU में एडमिशन लेना है, बट ड्यू टू एनी रीज़न उसका एडमिशन नहीं हो सकता, तो व्हाट डू यू थिंक उसका बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर इसने मेडिकल करना है तो हमारे पब्लिक कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं सारे, मतलब उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस से, तो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं वो यूएचएस में अप्लाई कर सकते हैं पंजाब वाले मेडिकल कॉलेज के लिए, या अगर वो ए लेवल्स के बैकग्राउंड से हैं जिसमें उनका पब्लिक का मेरिट नहीं बन रहा तो काफ़ी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं हमारे पास, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, या वो MBBS रशिया से या रशिया से कर सकते हैं। वहाँ का काफ़ी बच्चे गए थे हमारे बैच के मेडिकल करने जिनका ना पब्लिक में बना ना प्राइवेट में एडमिशन हुआ, तो ऑप्शंस काफ़ी होती हैं अगर आपका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा और अच्छा, फील्ड्स भी, नाउ MBBS भी है, और वो और डिग्रीज भी हैं जो कि वेटनरी साइंसेज हैं, DVM वगैरह, डी फार्मेसी वगैरह, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या आप गैप ईयर भी ले सकते हैं खत्म होकर। यानी हेल्थ इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, आप कहीं भी जाएंगे आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज वी नो के AKU में एडमिशन लेना इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो जो यूनिवर्सिटी है वो कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑफर करती है? AQ स्कॉलरशिप ऑफर करता है, लेकिन वो स्कॉलरशिप जो होती हैं वो नीड बेस्ड होती है, मेरिट बेस्ड नहीं होती। यानी आपके रिटन टेस्ट के एग्जाम्स मैटर नहीं, कि मार्क्स मैटर नहीं करते, काफी लोगों के मिसकंसेप्शन। अगर आपके एसेट्स और इतने होते हैं कि आप AQ की फीस पे नहीं कर सकते, वो चेक करते हैं, उसके बाद वो उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, स्टूडेंट लोन्स होते हैं, और इंटरव्यू लेते हैं वो बच्चों का जिन लोगों ने एड देनी होती है, और जो स्टूडेंट लोन्स होते हैं आपको डॉक्टर बनने के बाद आप तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं AQ में, लेकिन वो नीड बेस्ड होते हैं, मेरिट बेस्ड नहीं होता। ऑलराइट, ठीक है। सुजान, वुड यू प्लीज टेल मी कि टेस्ट का सिलेबस क्या होता है? यस, तो AQ का जो टेस्ट होता है उसका सिलेबस उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, लेकिन हर साल सिलेबस उनका PTP फेडरल का मिक्स जो सारे इतने पॉइंट्स बनते हैं, जो टॉपिक सारे PTP की बुक के अंदर और फेडरल की बुक के अंदर होते हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर फर्स्ट सेकेंड ईयर दोनों के, वो सब इंक्लूड होते हैं AQ टेस्ट। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ओके, PTP में नहीं होते, फेडरल में होते हैं, और वो भी AQ एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी बुक के अलावा जो फेडरल के अंदर की जो टॉपिक्स नहीं है आप PTP के अंदर वो भी करने साथ साथ, और बायो के अंदर तो आपको फेडरल भी करनी है पूरी। बाकी AQ के लिए जो साथ हाँ गाइडेंस बुक ठीक। वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा, मैंने भी देखी थी, काफ़ी वेग होती हैं, और आप अपने से बुक से बार बार प्रिपरेशन करें क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन आने होते हैं, या पास पेपर्स कर लें मैक्सिमम, और रेफरेंस बुक कंसल्ट नहीं करनी चाहिए AQ के लिए। या बस जो मैथ्स वाला क्वेश्चन है, अगर मैथ्स वीक है, आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए मैथ्स की गाइड बुक्स मिलती हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, साथ मैंने वो यूज़ की थी। ठीक है। So all right guys, that's a wrap. Thank you so much Azan for being here with us. Would you like to give any advice to our young aspirants out there? काफी कम टाइम है बच्चों के पास रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए, तो होनी चाहिए कि वो जो फेडरल की बुक है उसकी बायो से बहुत मैक्सिमम तैयारी करें, क्योंकि भी अक्सर वहाँ बिल्कुल होती हैं लोगों ने एग्जाम के अंदर, और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह चैप्टर किसी टॉपिक के फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को उनके लेक्चर ले लें वगैरह, और जो आपके पास्ट पेपर्स होते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपके पास्ट पेपर्स जो होते हैं उनसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत एज रहता है बाकी बच्चों पे जिन्होंने पास्ट पेपर से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ। तो यस, अगर आप इन चीज़ों पे करते हैं, आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं लाते,
करते रहते हैं बार-बार, तो इंशाल्लाह यू विल एस योर एग्जाम विद ब्राइट मार्क्स। All right. Thank you so much, Azan. So, guys, if you found this video very helpful, please don't forget to subscribe and do press the like button. Thank you so much.